हेलो अस्सलाम वालेकुम। तमाम दोस्तों को खुश आमदेद लाइव सेशन के लिए। कुछ अर्सा बीमार होने के बाद अब नाउ आई शोड अप एट माय दफ्तर आए हैं, तो आई थॉट जितने नए इंटर्न्स आए हुए हैं उनको ट्रेन किया जाए कि जजमेंट्स कोर्ट की कैसे पढ़ी जाती हैं। सामने मेरे इंटर्न्स बैठे हैं और आप भी तमाम दोस्तों के साथ आई थॉट ऑनलाइन डिस्कस किया जाए कि ये किस तरीके से है। एक शॉर्ट सी जजमेंट हमने पकड़ी है। शॉर्ट जजमेंट का नाम है मोहम्मद सफ़ीर एंड अदर्स वर्सेस मोहम्मद आज़म एंड अदर्स के नाम से। ये जजमेंट अगर आप देखें तो इसके ऊपर एक सेकेंड। दिस जजमेंट इज, अगर आप ये एग्जामिन करें तो ये जजमेंट है। पी ऊपर लिखा है ऑल पाकिस्तान लीगल डिसीजंस, यहाँ पे आप एग्जामिन करेंगे पेज 838। पीएलडी 2004 सुप्रीम कोर्ट 838 के ऊपर ये एक जजमेंट मौजूद है। पीएलडी एक रिसाले का नाम है जिसको ऑल पाकिस्तान लीगल डिसीजंस के नाम से एक रिसाला छापते हैं पीएलडी पीएलडी पब्लिशर्स वाले। और उसके अंदर एक ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है और छोटी सी जजमेंट है। आई थॉट कि आप तमाम दोस्तों के साथ ये डिस्कस की जाएगी किस तरीके से करते हैं। देखने की इसमें ये ज़रूरत है। दिस इज़ नोन एज द साइटेशन ऑफ द जजमेंट पीएलडी टू 2024 सुप्रीम कोर्ट एससी, नॉर्मली हम लिखते हैं 838। प्रेजेंट कौन, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस अतर मिनरला ने की दो जजेस की जजमेंट है। सुप्रीम कोर्ट में अमूमन तीन जजेस मामलात सुनते हैं, मगर कई दफ़ा दो भी सुन लेते हैं। दो जजेस की जजमेंट फिर भी तमाम लोगों के ऊपर बाइंडिंग होती है, माँ सिवाय सुप्रीम कोर्ट के लोअर कोर्ट्स के ऊपर। तो एक ही सिविल पिटिशन जमा हुई कोर्ट के अंदर, अपील नहीं जमा हुई। सिविल पिटिशन फॉर लीव टू अपील होता है कि अगर नीचे कोई फैसला वगैरह हुआ हो और एज ऑफ राइट अगर अपील मौजूद ना हो तो ये उसका नंबर है 888 ऑफ 2024, जो कि 12 जून 2024 को डिसाइड हुई है। और ये जजमेंट थी एक लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच के एक जजमेंट के अगेंस्ट, जो कि एक रिट पिटिशन कौन सा, आप में से कोई दोस्त बता सकता है कौन से कानून के तहत रिट पिटिशन होती है? आर्टिकल 199 ऑफ द सीपीसी तो नहीं भाई, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत होती है। कॉन्स्टिट्यूशन के तहत आर्टिकल 199 के तहत रेड पिटिशन एक जमा होती है, उस पर सीपीसी लागू होती है, जिसमें कोर्ट मुख्तलिफ एक्चुअली ऑर्डर्स को, मुख्तलिफ अथॉरिटीज़ के ऑर्डर्स को सेट असाइड कर सकते हैं। आप डायरेक्टली हाई कोर्ट के अंदर जमा करवाते हैं। आर्टिकल 199 के ऊपर यूट्यूब पे मेरे ऑलरेडी काफ़ी लेक्चर्स वगैरह मौजूद हैं, वो आप तमाम दोस्त एग्जामिन करेंगे। मगर उससे ज़्यादा आप में से वैसे कोई दोस्त देख सकता है कि ऑनलाइन ज़रा यूट्यूब के ऊपर, सॉरी फेसबुक के ऊपर जाके मेरा चैनल स्ट्रीम पेज के ऊपर देखिए कि ये लाइव स्ट्रीम हो रहा है कि नहीं। अगर नहीं हो रहा तो मैं बिला वजह ही ना बोल रहा हूँ। हाँ जी, इधर चेक कीजिए। मेरे सामने ही स्क्रीन शेयर की वजह से बेशुमार मैसेजेस वगैरह नहीं आ रहे दोस्तों के। बी एज इट में इशू बेसिकली इसके अंदर ये है, हम कंटिन्यू करते हैं। अगर आप ये देखेंगे, ये ए, आगे देखें बी, और ये जजमेंट्स और ये सारा लिखा हुआ, दीज थिंग्स आर नोन एज हेड नोट्स। इनकी कानूनी वक़्त कोई नहीं होती, ये जजमेंट का हिस्सा नहीं होती। मगर ये पीएलडी वाले और मुख्तलिफ रिसाले वाले के इसमें मेन नुकता क्या था उसको ब्रीफ करके लिख देते हैं कि आपको सारी की सारी जजमेंट शुरू से एंड तक ना पढ़ी जाए। तो ये ए, आर्टिकल 199 जिसके तहत रेट कॉन्स्टिट्यूशनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट स्कोप, ऑल्टरनेट रेमेडी अगर अवेलेबल हो तो उसके ऊपर क्या प्रिंसिपल्स होते हैं। ऑल्टरनेट रेमेडी अगर आप आर्टिकल 199 पढ़ें तो आर्टिकल 199 के अंदर ये लिखा हुआ आ रहा है, चल रहा है जी? ठीक है, अच्छी आवाज़ भी आ रही है। अगर आप फॉर एग्जांपल आर्टिकल 199 देखें तो आपको इस तरफ ले आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की के। प्रॉबली अगर आपने हाई कोर्ट में वकालत करनी है तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स, क्योंकि मेरी तकरीबन हाई कोर्ट की वकालत 60% आर्टिकल 199 जो कि एक सफ़े पे पूरा आ जाता है, मुहित है, एक डेढ़ सफ़े पे आ जाता है, वो अगर आप समझ लेंगे, उस पर मेरे लेक्चर्स भी मौजूद हैं, तो आपको सब समझ आती है। तो एक चीज़ आपको मैं सिर्फ ये दिखाना चाहता हूँ कि आर्टिकल 199 आप चूंकि डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं तो उसके अंदर आर्टिकल 199 चंद रिक्वायरमेंट्स आपके ऊपर और चंद आपको चंद अंदाज में आपको लिमिट करता है। और वो लिमिटेशंस क्या होती हैं, आर्टिकल 199 शुरू ही ये होता है कि वेयर एक 171 176 आ गए जी। आप यहाँ पे अगर देखेंगे सुप्रीम कोर्ट के हैं आगे 199, थोड़ा सा और आगे होगा।
रेड पिटिशंस को आपको वारंटो और इस नौयत की भी चीज़ें वगैरह कहते हैं। देखिए यहाँ पे 199 के ऊपर पीछे आ रहे हैं। चलो आई थिंक ये 199 सिविल मैटर्स, सिविल क्रिमिनल मैटर्स, ये लिखा हुआ जी आर्टिकल 199 jurisdiction of high court subject to the constitution, a high court may, if it is satisfied that no other adequate remedy is provided by law। तो ये जजमेंट जिसके बारे में हम बीच में अभी बात कर रहे हैं उसके अंदर इंटरप्रेट किया गया कि एडिक्वेट रेमेडी का क्या मतलब, कि अगर किसी मामले के अंदर किसी चीज के अंदर अगर नीचे वाले कोर्ट के अंदर एक रेमेडी दी गई है, यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है अदर एडिक्वेट रेमेडी, तो क्या सिर्फ रेमेडी हो लेना काफी नहीं है, उस रेमेडी को एडिक्वेट भी होना चाहिए। तो इस जजमेंट के अंदर ये जो आप तमाम दोस्तों के सामने मौजूद है और जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, इसमें ये डिस्कस किया गया कि एडिक्वेट रेमेडी का मतलब क्या होता है। और इस केस के अंदर फॉर एग्जांपल आगे जाके हम देखेंगे कि रिव्यू की रेमेडी मौजूद थी बिफोर क्या उसको कहते हैं आपका रेवेन्यू कोर्ट, और उन्होंने वहां पे रिव्यू किया हुआ था। तो हाई कोर्ट में जब केस नीचे आया तो उन्होंने ये कह के खारिज कर दिया कि जी कुछ भी नहीं, उन्होंने देखा मेरिट के ऊपर क्या है, बनता है नहीं बनता, एडिक्वेट है कि नहीं। उन्होंने कहा जी आपके पास नीचे रेमेडी मौजूद है रिव्यू की, वो और शायद पासिंग में ये भी कहा हो कि एडिक्वेट है, इसलिए उन्होंने कहा कि जी हम आपकी रिट पिटिशन नहीं करेंगे, और वो मामला ऊपर गया। इसके अंदर उन्होंने ये लिखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने ये लिखा हुआ है कि एडिक्वेट रेमेडी को आर्टिकल 199 अगर हो तो आमतौर के ऊपर फिर अनलेस एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस हैं तो रिट को एक्सरसाइज नहीं किया जाएगा। मगर साथ ही ये लिख दिया एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस ऐसे भी हैं कि जहां पे एडिक्वेट रेमेडी अवेलेबल होगी भी तो वहां पे भी आपकी रिट मेंटेनेबल हो सकती है। और साथ ये लिखा गया है कि साथ ये बीच में लिखा गया है कि टेंडेंसी टू बाईपास स्टैट्यूटरी रेमेडी नॉर्मली डिस्करेज हाई कोर्ट करती है, कहती है नीचे कोर्ट्स बने हुए हैं, जाओ उधर से होके आओ, सीधा हमारे पास आप नहीं आ सकते। कोर्ट वैसे भी नहीं चाहती कि सारी की सारी चीजें छोड़ के दूसरे कोर्ट्स को रिडंडेंट करके उनके पास सारे का सारा काम आ जाए। तो किन केसेस के अंदर हो सकता है, हेड नोट में ये जो सारी सामने आप देखें ये जो जजमेंट्स लिखी हुई हैं सारी की सारी, जो कश्मीर कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, इसी जजमेंट से आपको 12 और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स पता चल रही हैं, जो कि आप अगर आपने किसी नुक्ते पर रिसर्च करना तो आप जाके देखेंगे और इनको इनको आप फर्दर रिसर्च करेंगे। फर्दर रिसर्च करने का फायदा क्या होगा कि आप एक जजमेंट से आपको 12 और पता चल रही हैं, और आप ऐसी जजमेंट जो कि आपके केस के काफी करीब है वो आप ज्यादा बेहतर ढूंढ सकते हैं। सो ऑल द डोंकी वर्क विच हैज बीन डन फॉर यू वो आपके लिए ऑलरेडी इसके अंदर पहले वाले वकील ने किया हुआ है और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में लिख लिया हुआ। तो आपको इस जजमेंट से, दिस इज नोन एज अ की जजमेंट जिसके अंदर और जजमेंट भी डिस्कस या मेंशन हुआ है, तो इस जजमेंट से आपको 20 और भी पता चलती है। तो आप ये करेंगे। और इम्पॉर्टेंट चीज क्या है, और ये एक्सरसाइज मैं तमाम दोस्तों के साथ भी करता रहता हूँ, वो ये है कि आई इंसिस्ट कि आप अपना उधर देख ले चले जाते हैं जी कि तमाम दोस्तों से कि आप हर वकील का मैं ये कहता हूं कि आप रजिस्टर बनाइए ऑनलाइन। एक सेकेंड, ये देखिए आप ऑनलाइन रजिस्टर बनाएं एंड यू कैन मेक इट थ्रू गूगल डॉक्यूमेंट्स। इसके लिए एक अलहदा मेरा ऑलरेडी वीडियो आपको ऑनलाइन मिलेगा। एक सेकेंड, इसको उधर कर लेते हैं, क्रोम के अंदर कर लेते हैं। कंप्यूटर आजकल मेरा ख़राब हुआ हुआ है। गूगल शीट्स के नाम से एक प्रोग्राम होता है, उसके अंदर जाके अगर आप साइन इन वगैरह करें, हुआ हुआ है। और एक सेकेंड, पहले मैंने गूगल ड्राइव के अंदर और बनाए हुए हैं। माई ड्राइव के अंदर अगर आप जाएं तो मैक्स साइटेशन के नाम से मेरी ऑलरेडी मैंने बना के रखे हुए हैं। एक आपको एग्जांपल दे दिया, चलें इसके अंदर फ्रेश ही बनाते हैं, व्हाई नॉट। तो फॉर एग्जांपल अभी हमने एक कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ मेंटेन maintainability of writ petition where alternate
रेमेडी इज अवेलेबल, और साथ यहाँ पे आप लिख लेंगे PLD 2024 सुप्रीम कोर्ट 838। अच्छा, ऑनलाइन मैं इसलिए कर रहा हूँ कि ऑनलाइन करने का फ़ायदा ये होता है कि ये वाला जो आपको है आपने जो साइटेशन इसमें लिख रहे हैं गूगल शीट्स के अंदर, वो आपको आपके मोबाइल पे भी अवेलेबल हो जाती है, और और आपके लैपटॉप के ऊपर भी होती है। आपका रजिस्टर अगर लिख, और अगर गुमेगी भी नहीं, आप अगर इसकी बैकअप वगैरह रखें, तो एनी जजमेंट दैट यू राइट डाउन यू, और देखें इसके अंदर फॉर एग्जांपल अगर मैंने लिखना एक जजमेंट के साथ आगे 10 और जजमेंट्स के भी नाम और नंबर लिखे हुए हैं। सो व्हाट आई कैन बेसिकली गो अहेड एंड डू इन दिस इज कि ये लिखा हो 2009 1279, वो भी आप इसके साथ ही ऐड कर लीजिए। SEM 1279, और इस तरीके से आप अपडेट कर सकते हैं। द रीज़न आई डू दिस इज कि एक दफ़ा आपने लिख के अगर एक जगह के ऊपर रख लिया, तो अगली दफ़ा ढूंढना नहीं पड़ेगा आपको। जब ज़रूरत पड़ेगी या अपने खिलाफ नुक्ते की ज़रूरत पड़ेगी आपको, ये जाके ना करना यार वो पता नहीं अतर मिनल्ला साहब की जजमेंट थी, उसकी साइटेशन पता नहीं कौन से शुमारे के अंदर। हैव इट एक जगह के ऊपर रजिस्टर रखने का फ़ायदा भी दूसरा ये होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आपके साथ चलें, ये चीज़ होगी। नाउ लेट्स कम बैक टू द जजमेंट एंड ट्राई टू रीड इट। एक तो ये जजमेंट ये बता रही है कि एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में, वो एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस क्या है यहाँ पे आगे उन्होंने लिखा है कि अगर पैल्पेबली विदाउट ज्यूरिसडिक्शन, अगर ऑर्डर विदाउट ज्यूरिसडिक्शन हो, तो शायद इसके बावजूद कि ऑल्टरनेट रेमेडी अवेलेबल है। आप अगर फॉर एग्जांपल मेरे एक एमेचर वकील हैं, तो आपने अल्टरनेट रेमेडी पढ़ के आप कहेंगे कि यार यहाँ पे तो नहीं हो सकता, मगर अगर आप ये जजमेंट्स पढ़ते हैं, तो आपको क्या पता चल रहा है कि नहीं भाई, फिर भी चंद मौकों के अंदर अगर हाईकोर्ट का जज नहीं आपकी बात मान रहा, तो ये जजमेंट अगर आपके हाथ में होगी, आप यंग वकील भी होंगे और आप उनको दिखाएंगे कि जी ये है, तो वो पाबंद है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का। तो आपने अपनी जो रिट पिटिशन भी जमा करवानी है, उसमें ये जादुई अल्फाज इस्तेमाल करेंगे कि विदाउट जूरिस पैल्पेबली विदाउट जूरिसडिक्शन है, या मैनिफेस्टली मैलिफाइड है, या वॉइड या कोरम नॉन जुडिस है। यानी कि ना सिर्फ आप अपनी पिटिशन में ये अल्फाज इस्तेमाल करेंगे, अपने मुकदमे को इस तरीके से ढालेंगे। इलीगल इलीगल नहीं कि जी सर ऑर्डर गलत है इसलिए कर दे, नो। what you will have to do is for him to actually, अगर alternate remedy available है, तो उसके लिए then you will have to use these words कि without order without jurisdiction है, या अपने मुकदमे को इस अंदाज के अंदर अगर आप ढालोगे, तो आपको ये मौका मिलेगा। तो ये आपको हेड नोट्स और ये जजमेंट्स पढ़ने के फायदे नजर आ रहे हैं कि आप बेहतर से बेहतर वकील बने जा रहे हैं, और आपको समझ ये आ रहा है। और ये देखो, ये चीजें अंडरलाइन करो, दिस व्हाट यू हैव लर्न टुडे इज कि इफ द ऑर्डर, अगर नीचे ऑल्टरनेट रेमेडी अवेलेबल भी हो, मगर देयर आर सर्टेन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस आपके फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। वॉइड ऑर्डर, मैलिफाइड ऑर्डर, या ऑर्डर कोरम नॉन जुडिस हो, या तो फिर वहां पे आप ये कर सकते हैं। सो दीज आर वर्ड्स, मैजिकल वर्ड, जो कि आपकी, दिस इज ऑल्सो टेलिंग यू कि ड्राफ्टिंग में भी कौन से अल्फाज इस्तेमाल करने, इलीगल, विदाउट लीगल इफेक्ट, ये चीजें वगैरह उनके अंदर ना अड़ जाओ। सो इफ यू वांट टू गो इन दिस पर्टिकुलर मोड, तो ये लफ्ज अल्फाज लिखने। आगे चलें अगले सफ़े के ऊपर। अच्छा, ये ऊपर लिखा हुआ अतर मिनल्ला जे, फॉर एग्जांपल इस सफ़े के ऊपर, इसका मतलब है जजमेंट दो जजेस थे, अतर मिनल्ला, जस्टिस अतर मिनल्ला ने लिखी है। और ये देखें, ये सारे के सारे ये जजमेंट्स, REF का मतलब होता है यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि रिफर्ड टू, उन्होंने जजमेंट में जिक्र किया है। कई दफा यहाँ पे REL लिखा जाता है, उसका मतलब होता है रिलाइड अपॉन। अगर तो उन्होंने कहा होता है इस जजमेंट के तहत ये वाला प्रिंसिपल है, तो वहां पे आपको REL लिखा हुआ नजर आएगा। या फिर फॉर एग्जांपल, अगर एक और भी इंपॉर्टेंट चीज है, फॉर एग्जांपल कई दफा डिस्टिंग्विश्ड लिखा होता है कि ये जजमेंट है मगर इससे डिसएग्री किया है। कई जगह कई दफा लिखा हुआ है सेट असाइड लिखा होगा कि ये जजमेंट इसके अंदर, इस जजमेंट के अंदर खत्म कर दी। तो ये चीजें आपको अपने जहन में लिख रखनी चाहिए। अब वो तो था ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन के तहत वन आर्टिकल 199 रिट के बारे में। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी लिखा है कि इसके अंदर एक और कानून भी इन्वॉल्व था, पंजाब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट। उसका एक्ट X1 ऑफ ये करके एक्ट 11 ऑफ 1957, पंजाब का बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का जो कानून है, उसके अंदर सेक्शन 8 के अंदर रिव्यू की पावर्स दी हुई हैं। तो उसके बारे में ये हेड नोट के अंदर ये लिखा हुआ है कि कहाँ किन किन केसेस के अंदर आप वहां पे जाके, फॉर एग्जांपल आप बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के वकील या वकालत वहां पे करना चाहते हैं, ये बता रहे हैं कि किन किन केसेस में एक्ट के अंदर वो लिखा हुआ सेक्शन 8(1) में किन ग्राउंड्स पर हो सकती है रिव्यू। तो वो ये आपके सामने लिखा हुआ है। एक, डिस्कवरी ऑफ न्यू इंपॉर्टेंट मैटर ऑफ एविडेंस which after due diligence was not within the knowledge and could not have been produced by the person seeking review when the decree was passed or the order was made.
यानी कि रिव्यू में अगर कोई नई इंफॉर्मेशन किसी बंदे के पास आ जाए तो वो आप रिव्यू करवा सकते हैं बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास, लेकिन साथ आपको ये भी दिखाना होगा कि उस टाइम के ऊपर मेरे पास वो मेरी नॉलेज में नहीं थी, और हम उसको प्रोड्यूस ड्यू डिलिजेंस वगैरह अगर की होती तो हम हमें फिर भी नहीं मिल सकती थी, हमारे पास डॉक्यूमेंट नहीं अवेलेबल था। तो एक ये, या फिर सम एरर और मिस्टेक अपेरेंट ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड के एविडेंस में या तय में नहीं जाया जाएगा, आपका जो ऑलरेडी रिकॉर्ड मौजूद है उसको देख के पता चले कि ये इसके अंदर कोई सिग्निफिकेंट है ये, मगर फिर आगे जाके उस जगह के ऊपर ये लिखा, साथ ही लिखा हो फॉर एनी अदर सफिशिएंट रीजन। तो फॉर एनी अदर सफिशिएंट रीजन का मतलब का क्या है कि अगर उसको जज को अगर वो सफिशिएंट रीजन लगे तो किसी चीज के ऊपर भी वो बीच में कर सकता है कि जी ठीक है यार, मेरे नजदीक फलां चीज सफिशिएंट, नीले रंग का ऑर्डर नहीं उसने की, नीले रंग की स्याही नहीं उसने इस्तेमाल की, तो मुझे काली स्याही पसंद है, तो ये सफिशिएंट रीजन उसके नजदीक है। सफिशिएंट वहां पे लिखा हुआ है कि या तो नया कोई इंफॉर्मेशन हो, या ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड कोई एरर एरर हो, और तीसरे के अंदर उसने ये लिखा हुआ है कि नहीं जी अगर फॉर एनी अदर सफिशिएंट रीजन, तो क्या ये खुला खाता है रिव्यू के अंदर? क्यों? वो पढ़ने के बाद बात ये है, यहाँ पे प्रिंसिपल एक लगता है उसका, यू विल नॉट, दिस इज नोन एज अ प्रिंसिपल ऑफ इंटरप्रिटेशन, कि फॉर एनी अदर रीजन का मतलब ये नहीं होता कि एनी अदर रीजन, और फॉर उसका मतलब होता है उसी नौयत की चीज, जिसी नौयत की पहली ऑप्शन, दूसरी ऑप्शन और तीसरी ऑप्शन थी, कि ये इंफॉर्मेशन नहीं थी, इसमें एविडेंस नया नहीं आएगा। वो बंदा पलंदा उठा के लाता है एक ऐसी इंफॉर्मेशन का जो कि उसने अगर ड्यू डिलिजेंस की होती तो उसके पास होती। वो कहता है ये मेरे पास सारे का सारा पलंदा है और ये सफिशिएंट रीजन है, माना कि मैं नहीं पहले दे सका, और रिकॉर्ड के ऊपर भी वो कागजात नहीं मौजूद, तो कोर्ट कैन टर्न अराउंड एंड के ये सिर्फ ये नहीं कहेगी कि जी सफिशिएंट रीजन है तो मैं इसलिए अलाउ कर देता हूँ। इसमें ये लिखा हुआ है इट हैज टू बी ऑफ द टाइप अर्लियर, इस प्रिंसिपल को कहते हैं इजूजडम जेनरी का प्रिंसिपल। और इसके बारे में मैं आपको फॉर एग्जांपल, ये मैंने अभी पीछे चैट जीपीटी के पास गया था, उसको कहा कि जी यार मुझे बताओ इजूजडम जेनरी क्या चीज होती है, राइट? उसके आपको चंद एग्जांपल्स मैं फॉर एग्जांपल दिखाऊंगा कि अगर ये लिख लिया जाता है फॉर एग्जांपल क्रिमिनल स्टैट्यूट में लिखा हुआ है फलां चीज इलीगल है फॉर अनलॉफुल पोजेशन ऑफ फायर आर्म्स, एक्सप्लोसिव्स और अदर डेंजरस वेपन्स, ठीक है? तो अगर उसको प्लास्टिक की अगर कोई वेपन जो डेंजरस नहीं है या जो एक धमाका खेज नहीं है, फायर आर्म्स और एक्सप्लोसिव लिखा हुआ है, तो आप वहां पे फॉर एग्जांपल आपका बंदा पकड़ा जाता है एक छोटी छुरी के लिए, तो क्या वो इसके जुमरे में आएगा कि नहीं? उस अपने क्लाइंट को अपने जुमरे से बाहर निकालने के लिए यू विल आर्ग्यू द प्रिंसिपल ऑफ यूजिज्डम जनरली एंड यू विल से अदर डेंजरस वेपन्स का मतलब कोई भी डेंजरस वेपन नहीं हो सकता, इट हैज टू बी जिसके अंदर फायर आर्म जिसमें धमाका खेज हो और एक्सप्लोसिव, इस तरीके से तो ये छुरियों और इन चीजों के ऊपर लागू नहीं होगा। या फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर लिखा हुआ है, ये अगर एक जगह पे है कि फायर, फ्लड, स्टॉर्म और अदर नेचुरल डिजास्टर्स, और फॉर एग्जांपल अगर नेचुरल का वर्ड यहाँ पे ना भी लिखा हो, फायर, फ्लड, स्टॉर्म और अदर नेचुरल डिजास्टर्स, तो अदर नेचुरल डिजास्टर्स के अंदर कौन कौन सा होगा? वो फायर, फ्लड और स्टॉर्म के जुमरे में होना चाहिए, जो कि नेचुरल अकरेंसेस होने चाहिए। कि चोरी हो गई, नहीं आएगा। और अदर डिजास्टर्स भी अगर फॉर एग्जांपल अगर हो गया तो दे वुड नॉट कम इनटू दिस। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल है यूज्ड जनरली का, एनी एनिमल इंक्लूडिंग डॉग्स, कैट्स एंड अदर पेट्स फॉर एग्जांपल लिखा हो, डॉग, कैट्स एंड अदर पेट्स, तो क्या इसमें सांप आएगा? हाँ, नहीं, सांप पेट भी तो हो सकता है, बट वो इसलिए नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे फॉर एग्जांपल लिखा हो डोमेस्टिक पेट्स। तो व्हाट यू विल बेसिकली देन बी आर्ग्यूइंग यूज्डम जनरली के अंदर कि इट हैज टू बी ना, फॉर एग्जांपल अगर डोमेस्टिक का तो बहुत ऑब्वियस हो जाता, अगर डोमेस्टिक का वर्ड ना भी होता तो यूल से कि कुत्ते और बिल्लियों के नेचर का होना चाहिए, हाथी नहीं आ सकता, शेर नहीं इसके अंदर आ सकता। पेट लोगों ने तो पेट्स रखे हुए हैं अपने पास वगैरह, बट व्हाट आई एम टेलिंग यू राइट नाउ, इसकी जितनी जजमेंट्स वगैरह आप पढ़ोगे, द मोर जितनी तय में जाओगे और अपना दिमाग खोलोगे और इस पे लगाने की कोशिश करोगे, आपका उतना ज्यादा आप उतने बेहतर वकील बनते जाओगे।
क्योंकि आपके पास इब्तदा के अंदर मुकदमे तो एक दो आने हैं, तो अब आप अगर अब बैठे हो किसी जगह के ऊपर, पढ़ने से और तय में जाने से इससे आपको ये पता चल रहा है कि अगर मेरे पास फलां मुकदमा आया तो मैं उसमें जूजडम जनरी कर इस्तेमाल कर सकता हूँ। मैं अगर रिट में मैंने करनी है तो रिट के अंदर मेरा नहीं बन रही तो मैं कैसे बना सकता हूँ, या अगर दूसरे बंदे की बन रही है रिट तो मैं उसको कैसे उड़ा सकता हूँ। क्या उसने ये चीजें उसके अंदर लिखी हैं, अगर ये नहीं लिखी, वॉइड का वो वर्ड नहीं, वो इलीगल सिर्फ कह रहा है, तो मैं खारिज करवा सकता हूँ। सो अंडरस्टैंडिंग दिस आप ये सारी की सारी करके, मेरे वालिद साहब आखिरी दिन तक अपना रजिस्टर अपडेट करते रहे। मैं भी अभी बैठ के करने को तो मैं यहाँ पे बैठ के खुद भी कर सकता था और आपसे डिस्कस करने की नहीं जरूरत, लेकिन चूंकि आपको ट्रेन करना है तो इसके बगैर आप वकील नहीं बन सकते। क्योंकि मुकदमे तो आपको इब्तदा में एक या दो ही मिलने, मगर अगर आप ये पूरा रिसाला जिसके अंदर 35 बीच में मुकदमे हैं ये पढ़ लेंगे तो आपको 35 चीजों के बारे में पता चल जाएगा। बल्कि 35 नहीं, मैं तो कहूंगा 70, बिकॉज आपको ये भी पता चल रहा है अगर दूसरी साइड से होगा तो मैं कैसे उड़ा लूंगा। यानी मुकदमा फॉर भी हो सकता है, अगेंस्ट भी हो सकता है। तो दैट इज द इम्पोर्टेंट चीज अबाउट इसको, ये जो जजमेंट्स हैं इनको पढ़ने से। आगे अगर आप आ जाइए तो इसके ऊपर आर्टिकल 199 के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशनल ज्यूरिसडिक्शन, हाई कोर्ट स्कोप, ऑल्टरनेट रेमेडी की एक्सप्रेशन, एडिक्वेट रेमेडी। अच्छा, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब एडिक्वेट रेमेडी का मतलब क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने इसमें एक 2023 एससीएमआर 325 के ऊपर रिलाई करते हुए साथ ये भी लिख दिया, एडिक्वेट रेमेडी का मतलब है एफिकेशियस की जल्दी होनी चाहिए, रीचेबल की ये बंदा वहां पे रेमेडी अवेलेबल लेकिन पहुंच भी सके, एक्सेसिबल कि वहां पे फॉर एग्जांपल अगर वो रेमेडी तो अवेलेबल है लेकिन वहां पे उस कुर्सी के ऊपर कोई जज ही नहीं बैठा हुआ, अभी तक नोटिफाई नहीं हुआ हुआ, रिटायर हो गया हुआ, तो आप रेट कर सकते हैं। एडवांटेजेस जिसका कोई फायदा भी, और एक्सपेडिशियस, वंस अगेन एक्सपेडिशियस जो कि जल्दी मिल सके। ये नहीं कि 8 साल की उसके अंदर लगे और बहुत डिले वगैरह हो, तो वो भी चीजें यहाँ पे देखी जाएंगी और आप आर्ग्यू करेंगे। दीज आर मैजिक वर्ड जो कि आप अपनी प्लीडिंग्स के अंदर लिखेंगे। और ये आपकी लैंग्वेज, आप दोस्त पूछते हैं अंग्रेजी कैसे अच्छी होगी, जजमेंट पढ़ोगे और उनकी जुबान करोगे तो वही पता चलेगा कि मैंने जज के सामने ये करना, तो आप इट्स गुड फॉर यू इन दैट रिगार्ड एज वेल। एक और चीज सैयद हसन हुसैन की जजमेंट के ऊपर, तो यहाँ पे फिर आप वंस अगेन जाके अपने रजिस्टर के अंदर लिखेंगे कि ऑल्टरनेट एफिकेशियस मीनिंग, ऑल्टरनेट एफिकेशियस रेमेडी का मीनिंग क्या है? फिर से कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, मीनिंग ऑफ एफ ऑल्टरनेट, एक सेकेंड, एडिक्वेट रेमेडी, ऑल्टरनेट एडिक्वेट रेमेडी, तो उसके ऊपर वही वाली जजमेंट आपने, एक तो ये वाली है 838, और साथ जो दूसरी है, और दूसरी जजमेंट की साइटेशन थी 23 SCMR 325। SCMR भी सुप्रीम कोर्ट के ही होते हैं। 325 का रिसाला होता है, मगर वो एक फ़र्क किस्म का यही छापते हैं, उस सुप्रीम कोर्ट मंथली रिव्यू के नाम से होता है। PLD जो होता है उसके अंदर हाई कोर्ट की भी जजमेंट्स होती हैं, मुख्तलिफ जगह की, मुख्तलिफ की। SCMR के अंदर सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स होती हैं। सो ये आ गया। अच्छा, कमिंग बैक टू द जजमेंट, साथ ये भी लिखा हुआ है तैमूर असलम खान, सरदार असलम साहब हमारे लीडर थे, उनका बहुत काबिल बीच में बेटा है तैमूर असलम, इस्लामाबाद में होते हैं, वो पटिशनर की तरफ से पेश हुआ। और चौधरी हफीजुल्लाह याकूब एडवोकेट ASC पेश हुआ, असिस्टेड बाय सारंग, कोई मेरे ख्याल में जूनियर होगा या होगी, एडवोकेट हाई कोर्ट जो जिसने इसको साथ पेश हुआ है। और 12 जून 2024 को, देखें ये चीज़ें पढ़ने की इस तरीके से भी इंपॉर्टेंट, बिकॉज मैंने वालिद साहब का फॉर एग्जांपल, किसने जजमेंट लिखी, ये चीज़ें आपके जहन में ये रखने के लिए सहूलत आपकी हो जाती है, आपको पता चल जाता है कि अतर मिनल्ला साहब की जजमेंट थी। अच्छा, सरदार असलम साहब का बेटा बीच में इसके अंदर पेश हुआ था। कई दफ़ा कई हमें जजमेंट नहीं मिल रही होती तो वालिद साहब कहते थे यार तू फलां वकील से बीच में पूछ ले, मेरा उसमें ये पेश हुआ था। वालिद साहब उस मुकदमे में नहीं भी हुए होते थे, बट उनके जहन के अंदर कोई ना कोई चीज स्टिक हो जाती है, और ये डिवाइसें होती हैं जिसके साथ आप जजमेंट्स याद रखें, जिससे आपको नुक्ते वगैरह रहते थे कि यार, मुझे वो कहते थे यार मेरे ख्याल में 56 सुप्रीम कोर्ट है जुल्ला साहब की, या 65 सुप्रीम कोर्ट है जुल्ला साहब की जजमेंट है। तो आप ये चीजें वंस अगेन, एक कई बंदे इस तरह होते हैं कि उनको कंप्यूटर की तरह PLD 2024 सुप्रीम कोर्ट 838 पेज मुझे नहीं याद रहता। मुझे ये याद रहता है कि यार उस शुमारे में उस महीने में होगा अंदाजन, इसके अंदर देख लेना यार इस साल के अंदर 24 के अंदर था।
तो आपके जहन के मुताबिक जो चीजें आप जिस तरीके से पिकअप कर सकते हैं, ये ज्यादा डिटेल्स एग्जामिन करोगे आपके लिए बेहतर। अब ये ऑर्डर अतर मिनल्ला जे जस्टिस अतर मिनल्ला ने ये लिखा। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये जजमेंट petitioner have invoked the jurisdiction of this court conferred under article 185(3), और ये कौन सा है, and have sought leave against the judgment dated 1/2/24 passed by high court in petition filed under article 199 which was so dismissed solely on the ground of maintainability। नीचे उड़ा दी थी उन्होंने। ये आपको फैक्ट्स बता रहा है कि ये रिट के कॉन्टेक्स्ट के अंदर है, और ये इन 185(3) का आपको फॉर एग्जांपल ये भी पता चल जाना चाहिए कि 185(3) में लीव दी जाती है, राइट। डायरेक्ट अपीलें नहीं, ये लीव क्या भला होती है। तो अच्छा जो वकील होगा वो ये जजमेंट अभी पढ़ने के बाद 185(3) भी जाके फरोल के देखेगा, अगर आप नए लड़के हैं या आपकी एक्सटर्नल डिग्री है, कि यार ये 185(3) क्या है और ये लीव वगैरह ये क्या चीज़ है। आगे, an application was filed by Mohammad Azam, respondent number 1, revenue officials for demarcation of his property करने के लिए, हदबंदी के लिए। गिरदावर हल्का, respondent 6, after completing the demarcation, Wider reported concluded कि encroachment हुई थी, petitioner ने की हुई थी। The later उसने और उसने were made by the letter preferred an appeal, एसी के पास वो चला गया कि जी मेरी जमीन के ऊपर, ये इन्होंने कैसे कह दिया। अपील एसी ने खारिज की, पिटिशनर ने रिवीजन जमा करवाई और वो रिवीजन भी खारिज हो गई एडिशनल कमिश्नर के पास। और रिस्पोंडेंट 3 के पिटिशनर ने फिर जाके मेंबर जुडिशल के पास, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास रिवीजन जमा करवाई, जो कि खारिज हो गई। और पिटिशनर ने फिर जाके हाई कोर्ट के अंदर आर्टिकल 199 के अंदर रिट खारिज की। यहाँ पे वैसे रिव्यू लिखा होना चाहिए था। and the petition was dismissed, invoked revisional नहीं, यहाँ पे review jurisdiction होगा। और ये वाला order before member judicial के पास, and their revision petition and the review petition probably was dismissed under, ये learned judge was जज ने इस नुक्ते के ऊपर खारिज कर दी कि जी सेक्शन 8 के तहत एफिकेशियस रेमेडी एक अवेलेबल थी। रिव्यू नहीं फिर जमा हुआ, यानी रिवीजन जमा हुई। और सेक्शन 8 के अंदर उसने कहा था कि जी आपको रिव्यू होना करना चाहिए था, और आप मेरे पास सीधे कैसे आ गए। तो वहां पे उन्होंने डिस्पिटेशन खारिज कर दी। तो काउंसिल ऑफ द पार्टीज ने फिर ये ऑर्डर को चैलेंज किया रेट के अंदर, रेवेन्यू ऑफिशियल्स का हाई कोर्ट में रेट किया, और मल्टीपल ग्राउंड्स हुई। और हाई कोर्ट वाज ऑफ द ओपिनियन कि ये रेमेडी बाय वे ऑफ रिव्यू सेक्शन 8 में थी, जो एडिक्वेट एफिकेशियस थी। तो उन्होंने आर्टिकल 199 की पिटिशन खारिज कर दी। तो अब सुप्रीम कोर्ट क्या उसके कहते हैं कि हमने ये देखा है कि विदाउट लुकिंग एट द ग्राउंड जो कि उसने वहां पे लिखी हुई थी, उन्होंने कि जी वो एक्सेप्शन में फॉल करता है कि नहीं, वॉइड है कि नहीं, मैलाफाइड है कि नहीं, उन्होंने एडिक्वेट एफिकेशियस कह के ही खारिज कर दिया। उन्होंने ये कहा, सुप्रीम कोर्ट कहती है कि इट इज सेटल्ड कि हाई कोर्ट नॉर्मली नहीं एंटरटेन करता अगर एडिक्वेट एफिकेशियस रेमेडी हो, मगर फिर भी एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस के अंदर करता है, जहां पे मैलाफाइड है, कोरम नॉन जुडिस और विदाउट जुरिसडिक्शन की ग्राउंड हो, तो वहां पे नॉर्मली हम टेंडेंसी को नहीं पसंद करते, वो कहते हैं को कि जी नीचे से आप बाईपास करें। लेकिन यहाँ पे ये ये इसको कहते हैं वाइल एक्सरसाइजिंग मेन मस्ट टेक इनटू दैट सर्कमस्टांसेस ईच केस, हर केस के अपने फैक्ट्स होते हैं, उसके ऊपर कि वो इल्यूजरी या यूजफुल रेमेडी है कि नहीं। और ये कंसिस्टेंटली सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोर्ट को देखना चाहिए। पावर ऑफ रिव्यू के जो स्टैट्यूट के अंदर है, तो उसको एग्जामिन करके कोर्ट ने ये कहा कि जी इंपॉर्टेंट मैटर है कि ये 3 ग्राउंड्स के ऊपर अवेलेबल है, और ये है फलां फलां मोहम्मद दीन का जो केस है उसके अंदर मोहम्मद दीन का ऊपर मोहम्मद दीन लिखा है, उसके साथ ये ये जो नीचे जो लाइनें लगी होती ना 1 और 2, उनको फुट नोट्स कहते हैं। नंबर 2 के ऊपर के उन्होंने मोहम्मद दीन का 94 सुप्रीम कोर्ट SCMR का सुप्रीम कोर्ट 288 का केस है, जिसके अंदर उन्होंने होल्ड किया है कि फॉर एनी अदर सफिशिएंट रीजन का मतलब हर चीज के ऊपर लागू नहीं हो जाता। उसका मतलब है कि एरर अपेरेंट ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड या उस नौयत का या कोई नए नए मटेरियल की नौयत का हो। और इसलिए उन्होंने सेक्शन 8 के तहत रिस्ट्रिक्टेड बाय ग्राउंड जो उसके अंदर लिखे हुए हैं, कोर्ट ने ये कहा कि इससे लग रहा है प्लेन रीडिंग के साथ कि चूंकि हाई कोर्ट ने देखा नहीं विदाउट एडवर्टिंग, हैज डिसमिस द पिटिशन सोली ऑन द ग्राउंड के रेमेडी अवेलेबल थी, इसलिए जो हाई कोर्ट ने का डिसमिस करने का नुक्ता था वो दुरुस्त नहीं है। और उनको अपना जहन खुद बनाना चाहिए था कि रेमेडी अंडर सेक्शन 8 एडिक्वेट और एफिकेशियस थी कि नहीं।
और अगर उसके अंदर स्कोप ऑफ जुरिसडिक्शन के तहत अगर उसके अंदर बीच में अगर वो फिट नहीं होती थी रेमेडी, और या रेमेडी वो यूजफुल नहीं थी, तो फिर ये कह देना कि जी चूंकि रिव्यू की रेमेडी है तो हाई कोर्ट अपनी आंखें बंद कर लेगा कोर्ट के कहने के मुताबिक, दैट इज नॉट अ राइट थिंग। और सैयद असद हुसैन के केस के ऊपर उन्होंने रिलाय करते हुए कहा कि एफिकेशियस रीचेबल एडवांटेजेस और एक्सपेडिशियस रेमेडी होनी चाहिए, और एक्सपेंसिव इंटरप्रिटेशन और एनी अदर सफिशिएंट रीजन को नहीं बीच में दी जानी चाहिए। लिमिटेड रेमेडी है, देयरफॉर चूंकि रिव्यू की रेमेडी लिमिटेड है, देयरफॉर ये जरूरी है था कि कोर्ट देखे कि उसके अंदर ये सारी की सारी कवर होती भी है मामला, के जी आप उसको ये कह दें कि उसका मामला रिव्यू के जुमरे में आता ही नहीं है, कि फिर भी आप कहेंगे जी हम तो नहीं देखेंगे। नाउ इसके ऊपर आपको थोड़े से ऑल्टरनेट व्यूज भी मिलेंगे कि कोर्ट कई जगह पे तो वैसे सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा हुआ है कि अगर रिव्यू की रेमेडी लिमिटेड है तो उसका मतलब ये नहीं है कि रिट पिटिशन ऑटोमेटिकली मेंटेनेबल हो जाएगी, क्योंकि कोर्ट का मकसद ही ये था कि आपकी रेमेडीज कम से कम की जाएं। तो रिट पिटिशन हर चीज के अंदर आपको नहीं डाल देनी चाहिए, बल्कि आयशा मलिक साहिबा की भी इस एग्जैक्ट इसके अंदर फैमिली केसेस के कॉन्टेक्स्ट के अंदर जजमेंट है। अब देखो मैं ये कह रहा हूँ आयशा मलिक साहिबा की, जैसे आयशा मलिक साहिबा का केस है, बिकॉज मैंने पढ़ा हुआ है और मेरे ज़हन के अंदर ये है चीज़ वगैरह कि नहीं यार इस, और मैं इन चीज़ों को भी एनालाइज इस तरीके से कर रहा हूँ कि इसके ऑपोजिट क्या हो सकता है। तो अगर मैं दूसरी साइड से पेश हो रहा हूँ, मैंने और चूंकि काम किया हुआ है, ये जजमेंट्स की हुई हैं, तो मेरे जहन के अंदर अगर मगर ये सारी की सारी कंडीशन जहन के अंदर हैं, मैं दोनों साइड से खेल सकता हूँ। अगर आपने सिर्फ ये जजमेंट पढ़ी और उसके बाद आप सुकून से बैठ गए कि और नहीं है, तो आप एक लिमिटेड वकील है। बट मैं ये कह रहा हूँ यार मैंने वहां पे तो ये पढ़ा था, यहाँ पे ये पढ़ा, तो दोनों को आपस में कैसे रिकनसाइल करें। अगर इस साइड से पेश होऊंगा तो मैं ये जजमेंट दिखाऊंगा, इस साइड से पेश होऊंगा तो ये दिखाऊंगा। अपना केस इस तरीके से करने की कोशिश करूंगा कि इस दूसरी तरीके से लाने के लिए। सो वंस अगेन ये उन्होंने पटिशन को सीपीएलए को अपील में कन्वर्ट किया और फिर से मामला हाई कोर्ट को भेज दिया कि जाओ मेंटेनेबिलिटी के ऊपर दोबारा डिसाइड करो कि आपकी पटिशन आपने गलत की है, और चूंकि आपने सिर्फ ये देख के डिसाइड कर दिया है कि जी रिव्यू है, तो बस आपको ये देखना चाहिए था कि रिव्यू एडिक्वेट एफिकेशियस है कि नहीं, और ये मामला उस जुमरे में फॉल करता है कि नहीं। सो ये मामला उन्होंने नीचे भेज दिया। अच्छा, इसके अंदर जूजडम जेरी का भी उन्होंने प्रिंसिपल इस्तेमाल किया, जहाँ पे फॉर एनी अदर सफिशिएंट रीजन के ऊपर यहाँ पे जूजडम जेनरी, therefore the expression to be read ejusdem jusdem with the proceedings and the expressions in the ground। तो यानी वही कि उसी नौयत की जिस चीज की आपने लिस्ट की है, वन टू से मिलती जुलती ही तीसरी चीज होगी। तीसरी चीज का मतलब ये नहीं है कि मुकम्मल तौर पे अगर वो एक जनरल नौयत की चीज है उसको जनरल नहीं पढ़ा जाएगा, उसको लिमिटेड पढ़ा जाएगा ऑफ द टाइप जो कि पहले वन और टू जो लिखी हुई है। सो प्रिंसिपली बेसिकली ये है। आप तमाम दोस्तों से आई थॉट कि ब्रीफली ये टच किया जाए, काफ़ी अरसे से बात नहीं हुई थी, तो आई थॉट ये, और अपने चूंकि एसोसिएट्स को मैं ये थोड़ा सा सिखाना चाह रहा था, तो आई थॉट कि बाकी दोस्त भी जो हैं उनका भी शायद कोई ना कोई फ़ायदा इसके अंदर हो जाए। सो आई होप यू गाइस फाउंड इट यूज़फुल। आगे जाके बार वोकेशनल कोर्स और चीज़ों की तरफ जाने का भी हमारा इंशाल्लाह इम्कान है, और जैसे जैसे और गुफ्तगू वगैरह करेंगे आप लोगों को अपडेट करते हैं। आई होप यू फाउंड इट यूज़फुल। इसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, तमाम दोस्तों को बताइए भी, और बातचीत होती रहती है। थैंक यू।